चलिए, लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में सेक्शन 5 समझा था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब बर्डन ऑफ टैक्स, जिसमें हमने बात की कि एक ओआर, एनओआर और एनआर, इन पर टैक्स का बर्डन, कौन सी इनकम पर ये टैक्स देने के लिए लायबल होंगे, इंडियन इनकम पर या फॉरेन इनकम पर। हमने पहले उसमें इंडियन इनकम की डेफिनेशन समझी और फॉरेन इनकम की डेफिनेशन समझी। फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए हमने बात की इंडियन इनकम सारे एसएससी को टैक्सेबल है, चाहे ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। फॉरेन इनकम ओआर को तो टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम ओआर को टैक्सेबल क्यों है? क्योंकि उसको तो ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है। फॉरेन इनकम एनआर को टैक्सेबल नहीं है, लेकिन एनओआर को टैक्सेबल तभी है जब उस इनकम का कुछ इंडियन कनेक्शन हो। ठीक है, तो वो सब बातें हमने की इंडिविजुअल और एचयूएफ को लेकर। फिर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा इंडिविजुअल हाँ जी तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए समझ लिया था हमने। फिर अदर एसएससी के लिए, अदर एसएससी कौन? जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी, बीओआई, इनके लिए हमने बात की थी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेज का क्लासिफिकेशन होगा, मतलब ये या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। तो अगर इनको इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। फॉरेन इनकम रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, कल हमने बात कर ली थी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया की, सेक्शन 9। उसमें हमने बात की थी कि मेन बात थी कि अगर कोई इनकम होती है फ्रॉम इंडियन कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से कोई इनकम होती है, एक नॉन रेजिडेंट को होती है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया से, तो उसे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। कल हमने बात की थी कि एक नॉन रेजिडेंट अवॉइड करता है इंडिया में आना, कि उसके प्रेजेंस इन इंडिया के डेज देखे जाएंगे, इंडियन स्टे के दिन देखे जाएंगे और उसके हिसाब से इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, तो वो इंडिया में आना अवॉइड करता है, तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, तो हम देखेंगे वो नहीं आता इंडिया में, तो एजेंट के थ्रू अगर वो बिजनेस कर रहा है इंडिया में तो हम मानेंगे उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और इससे उसको जो इनकम होगी वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन दे दी गई कि वो इंडिया में एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट को सारी अथॉरिटी दे देता है, इवन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने तक की भी फुल अथॉरिटी दे देता है, और एजेंट को प्रिंसिपल रोल, मेजर रोल असाइन किया गया है। ठीक है, तो माना जाएगा एजेंट इंडिया में अपॉइंट हुआ है, उसके थ्रू ये नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो इस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि एजेंट को सारी अथॉरिटी दे दी गई और वो एजेंट जो है प्रिंसिपल रोल परफॉर्म कर रहा है। सेकंड था एजेंट को कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की, बस वो इंडिया में अपने नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के लिए क्या काम करता है, उसके लिए स्टॉक मेंटेन करता है इंडिया में, और किसी भी कस्टमर को अपने नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स डिलीवर कर देता है उस स्टॉक में से। और तीसरा हमने कहा वो एजेंट इंडिया में नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर ऑर्डर लेता है कि ठीक है ये गुड्स मैन्युफैक्चर कराना चाहते हो, ऑर्डर लिखवा दो अपना, ये नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल मेरा सप्लाई करेगा 2 महीने बाद, अभी आप अपना ऑर्डर लिखवा लो। तो ये एजेंट सिर्फ ऑर्डर लेने का काम करता है नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर। तो कुल मिलाकर एजेंट के थ्रू अगर एक नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करता है तो माना जाएगा
कि उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है और उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल को जो भी इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट कह रही थी कि नॉन रेजिडेंट के हम प्रेजेंस इन इंडिया के डेज देखेंगे, इंडियन स्टे के डेज देखेंगे। फिर बोला कि अच्छा ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में नहीं आता है तो क्या एजेंट के थ्रू बिजनेस करता है क्या? तो अगर एजेंट की ये एक्टिविटीज़ हों तो बिजनेस कनेक्शन मानकर उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में इनकम टैक्सेबल कर देंगे। फिर तीसरा पार्ट गवर्नमेंट ने डाला एक्सप्लेनेशन नंबर 2A में, बोला इसकी हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस देखेंगे। ये इंडिया में भी नहीं आता है और एजेंट के थ्रू भी बिजनेस नहीं करता है, ये तो वहाँ फॉरेन में बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस कर लेता है और इसको इंडिया से इनकम हो जाती है। जैसे गूगल नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया से इनकम होती है या नहीं? इंडिया से इनकम होती है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए, बट इनको इंडिया से बिजनेस मिलता है और इनको इंडिया से बिजनेस इनकम होती है। तो इस बिजनेस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया जाए या नहीं? तो ये इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इनका इवन इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इवन कोई ब्रांच ऑफिस भी नहीं है, तो इनकी इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, एजेंट के थ्रू भी नहीं है, इनका सारा बिजनेस तो ऑनलाइन है। तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम एक नई बात को पकड़ते हैं, हम चेक करेंगे कि इनकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है क्या। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को कैसे जज किया जाएगा? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को कैसे जज किया जाएगा? बोला गया कि कोई भी ट्रांजैक्शन गुड्स, सर्विस और प्रॉपर्टी का ये नॉन रेजिडेंट करता है इंडिया में, और अगर उसको इंडिया से पेमेंट मिलते हैं, एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर उसका अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा हो, मतलब ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन करता है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 2 करोड़ को एक्सीड करे तो मानेंगे हम कि उस नॉन रेजिडेंट की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। दूसरा बोला कि ये सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस सोलिसिटिंग करता है, बिजनेस एक्टिविटीज करता है, या कस्टमर्स के साथ, यूजर्स के साथ एक्टिव इंटरेक्शन करता है, और अगर इसके नंबर ऑफ यूजर्स एक लिमिट से ज्यादा हैं, इसके नंबर ऑफ यूजर्स, एक कौन सा ऑनलाइन गेम था, पबजी, हाँ, तो पबजी वो भी नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, उसकी इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। अगर उसके नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में 3 लाख से ऊपर हैं तो माना जाएगा कि पबजी की इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस होना क्या माना जाएगा कि उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, और बिजनेस कनेक्शन हो गया तो क्या होगा, इससे उसको जो इनकम होगी वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए बोल रहे हैं भले ही वो ट्रांजैक्शन का एग्रीमेंट इंडिया में हुआ हो चाहे न हुआ हो, उस नॉन रेजिडेंट का भले ही इंडिया में कोई रेजिडेंस नहीं है, भले ही कोई बिजनेस प्लेस नहीं है इंडिया में, उस नॉन रेजिडेंट का न तो इंडिया में बिजनेस प्लेस है न ही रेजिडेंशियल प्लेस है, और नॉन रेजिडेंट चाहे इंडिया से सर्विस देता है या नहीं देता है, वेदर और नॉट लिखा है, वेदर और नॉट, चाहे एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन करने का इंडिया में हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे नॉन रेजिडेंट का इंडिया में रेजिडेंस है या नहीं है, या उसका इंडिया में बिजनेस प्लेस है या नहीं है, या नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विस रेंडर करता है, तो उसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मानी जाएगी। तो क्या उस नॉन रेजिडेंट की सारी इनकम पर इंडिया में टैक्स ले लिया जाएगा, या सिर्फ इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की इनकम पर
जो इंडिया या इंडियन पर्सन्स के साथ में है, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस की इनकम पर इस नॉन रेजिडेंट से टैक्स लिया जाएगा, या ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन में भी जो ट्रांजैक्शन करता है उस फॉरेन ट्रांजैक्शन की इनकम पर भी इस पर टैक्स ले लिया जाएगा इंडिया में? क्या होगा? मतलब क्या सिर्फ वही प्रोपोर्शनेट इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जिस इनकम के ट्रांजैक्शंस इंडिया से रिलेटेड हैं? सिर्फ उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगी, या वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन में भी जो ट्रांजैक्शन करता है उसकी भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? तो बोला गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओनली सो मच ऑफ इनकम as is attributable to the transactions or activities referred to in A or B shall be deemed to accrue or arise in India. इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन्स इंडिया से कनेक्टेड हैं, पॉइंट नंबर ए और बी क्या था? वो ट्रांजेक्शन्स जो इंडिया से कनेक्टेड हैं, नॉन रेजिडेंट के हैं बट इंडिया से कनेक्टेड है, और उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू 2 करोड़ से एक्सीड हो गई है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन की या एग्रीगेट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की, एग्रीगेट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन वैल्यू एग्रीगेट पूरे साल में उसने जो भी किए 2 करोड़ को एक्सीड करती है, या वो उसके नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में 3 लाख से ज्यादा हैं, तो सिर्फ उन इंडियन कस्टमर्स से उसको जो इनकम हो रही है ओनली टू दैट एक्सटेंट ही वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। उस नॉन रेजिडेंट की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को भी क्राइटेरिया बनाया बिजनेस कनेक्शन होने का? क्यों? नॉन रेजिडेंट ने नए बिजनेस पैटर्न डेवलप कर लिए, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया, अपने बिजनेस को डिजिटाइज्ड कर दिया, और इस वजह से उसके इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत ही नहीं है, न तो उसके खुद के न एजेंट के। ठीक है, तो देयरफॉर ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि बाद में फ्यूचर में कोई लिटिगेशन ना हो और इन नॉन रेजिडेंट्स को बाउंड किया जा सके कि आपको इस इंडियन इनकम पर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इस बात को लेकर फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2A डालकर अमेंडमेंट किया था। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3A, इसमें क्या बोला गया? एक नॉन रेजिडेंट बिजनेस करता है, बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज, एक नॉन रेजिडेंट बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज इंडिया में करता है और कुछ एक्टिविटीज फॉरेन में करता है। बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज इंडिया में की जा रही हैं, पार्ट ऑफ एक्टिविटीज इंडिया में, पार्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉरेन में है, तो उस केस में क्या होगा? तो बोला गया, in case of a business of which all operations are not carried out in India, बिजनेस ऐसा है जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में नहीं होते, मतलब पार्ट ऑफ एक्टिविटीज इंडिया में होती हैं, पार्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉरेन में होती हैं, तो उस केस में क्या होगा? इनकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया कितना पार्ट माना जाएगा? जितना पार्ट इनकम का उतना ही पार्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा, एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया। कहने का मतलब इंडियन ऑपरेशंस, इंडिया में जो एक्टिविटीज की गई उससे जो जितनी इनकम कनेक्टेड है, ओनली टू दैट एक्सटेंट इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो कोई नॉन रेजिडेंट है, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज 80% फॉरेन में करता है, 20% इंडिया में करता है, तो उसके उस बिजनेस का सिर्फ 20% इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, कि जितनी एक्टिविटीज उसने इंडिया में की है ओनली टू दैट एक्सटेंट इनकम का प्रोपोर्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा। फिर आजकल आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह बीच में ऐड आते हैं, फेसबुक वगैरह बीच में ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम बीच में ऐड आते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट से इनकम हो रही है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह तो पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, और इन पे जो भी एड डिस्प्ले हो रहा है वो तो इंडिया के लोग भी देख रहे हैं, फॉरेन के लोग भी देख रहे हैं। तो उस एड से
जो इनकम होगी, उस एड से फेसबुक और इंस्टाग्राम को जो इनकम होगी, कैसे पता पड़ेगा कि इंडिया के इतने लोगों ने देखा, फॉरेन के इतने लोगों ने देखा? क्या इस बात का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल हो सकता है? इस बात का डेटा अवेलेबल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल अवेलेबल हो सकता है। कैसे? आईपी एड्रेस। अगर एड देखने वाले पर्सन का आईपी एड्रेस इंडिया का है, इसका मतलब वो इंडिया का पर्सन है, इंडिया के पर्सन ने ऐड देखा है। ठीक है, तो ये बातें यहां समझाई जा रही हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में, इनकम अट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया। ऑपरेशंस जो इंडिया में कैरी आउट किए गए शैल इंक्लूड इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट से कस्टमर। एड ऐसा किया गया जो ऐसे कस्टमर को टारगेट कर रहा है जो इंडिया में रेजाइड करता है, और ए कस्टमर हु एसेसेस द एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। अब इसमें तो वो भी कवर हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे आपका कोई रिलेटिव है, फॉरेन में रहता है, यहाँ आकर वो एक सिम लेता है इंडिया की, उसने एक मोबाइल की कंपनी की सिम ले ली, ठीक है, और उसका बार बार इंडिया में आना जाना रहता है, तो वो सिम हमेशा एक्टिवेट रखता है और वो सिम फॉरेन में भी ले जाता है। फिर उस सिम से अगर उसने कुछ यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐड देखा, तो वो आईपी एड्रेस किसका बताएगा? इंडिया का बताएगा। तो बोल रहे हैं कि कस्टमर हु एसेस द एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू आईपीए। आईपीए मतलब क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस उसका इंडिया का है, तो वो इंडियन कस्टमर माना जाएगा। ठीक है, फिर ये डेटा सेल भी करते हैं। न्यूज़पेपर में आजकल आता है कि इंस्टाग्राम का डेटा, फेसबुक का डेटा लीक हो गया, इन्होंने पैसे लेकर बेच दिया डेटा, उससे इनको इनकम हुई। फेसबुक ने अपना डेटा बेच दिया, तो इससे इनको इनकम हुई। तो वो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ए पर्सन हु रेजाइड्स इन इंडिया। इंडिया के लोगों का डेटा उन्होंने किसी से शेयर किया, या फ्रॉम ए पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडियन कस्टमर्स का डेटा अगर उन्होंने किसी को बेचा, उससे जो इनकम होगी वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस यूजिंग data collected from a person who resides in India or a person who uses IP address located in India. इंडिया में अगर कोई गुड्स, कोई कस्टमर है, ऑनलाइन ऑर्डर करता है, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को ऑर्डर करता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर सप्लाई किया जाए, और वो सॉफ्टवेयर कंपनी फॉरेन की है। सॉफ्टवेयर कंपनी फॉरेन की है मतलब वो फॉरेन कंपनी है, वो ऑनलाइन कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है। और यहाँ इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन परचेस करना चाहता है। तो मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है, कोई सॉफ्टवेयर सीखना समझना है, तो आपने फॉरेन कंपनी का वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वो ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपको ईमेल पर आ जाएगा सॉफ्टवेयर का कंटेंट। ठीक है, तो अगर वहां की किसी फॉरेन कंपनी ने ऐसे किसी कस्टमर को गुड्स और सर्विस सेल की है, गुड्स और सर्विस सेल की है, उससे उनको इनकम हुई है, तो वो इनकम भी इंडियन इनकम ही है। उस इनकम को भी माना जाएगा इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशंस कैरीड आउट इन इंडिया। तो वो उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो शॉर्ट में बोलूं, एक फॉरेन कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इंडिया का कोई पर्सन वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज करता है, ऑर्डर करता है, उस सॉफ्टवेयर को बेचने से उस फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनी को जो इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। क्यों?
सिंपल कंसेप्ट है, वो इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं तो उनको इस इनकम पर इंडिया में टैक्स देना चाहिए। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और, अदर सोर्सेस हेड में गिफ्ट को लेकर मैंने एक बात बोली थी कि गिफ्ट लेने वाला या गिफ्ट देने वाला रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, वो गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा। ठीक है। वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि एसएससी खुद रेसिपिएंट, गिफ्ट रिसीव करने वाला रेजिडेंट है इंडिया में, उसको अपने नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से गिफ्ट मिला। रेसिपिएंट, गिफ्ट का रेसिपिएंट इंडिया का है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है, रेजिडेंट है इंडिया में, और गिफ्ट देने वाला वो नॉन रेजिडेंट है। तो वहां पर आपने दिमाग लगाया नहीं, आपने बोला गिफ्ट जिसको रिसीव हो रहा है वो इंडियन पर्सन है, टैक्सेबल हो जाएगा, भले ही ये गिफ्ट उसको अपने नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से मिला हो। अब रिवर्स केस हो तो एक रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट दे दे। आप रेजिडेंट हो, आपने अपने किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट दिया, सवाल यह है कि उस एनआरआई फ्रेंड को यह गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं। उस एनआरआई फ्रेंड का कहना है मैं तो इंडिया आया नहीं, आपने तो मेरे को ये गिफ्ट बैंकिंग चैनल्स के थ्रू दे दिया, अमाउंट मुझे अमाउंट भेज दिया, मैं तो फॉरेन में ही हूं, इंडिया आया ही नहीं हूं। तो उस नॉन रेजिडेंट को आपसे रेजिडेंट पर्सन से गिफ्ट मिला, उसको ये गिफ्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं? नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट का पॉइंट है, तो गवर्नमेंट को इस पर स्पेसिफिक प्रोविजन बनाना पड़ा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 डीम्ड अक्रूवल ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी टू नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट एनआरएनसी और फॉरेन कंपनी। पेयर जो है मतलब गिफ्ट देने वाला, गिफ्ट देने वाला मतलब पेयर, वो रेजिडेंट है। गिफ्ट देने वाला रेजिडेंट है इंडिया में, वो कोई भी हो, रेजिडेंट वो चाहे ओआर हो चाहे एनआर हो, बट रेजिडेंट है। वो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, कोई भी पर्सन हो। तो जो गिफ्ट देने वाला है, पेयर है, वो रेजिडेंट है, पेयर रेजिडेंट है इंडिया में। फिर सेकंड कंडीशन, रेसिपिएंट जो है मतलब पेई, वो नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है। ठीक है। तो पेयर ने पेई को गिफ्ट दिया, पेई को गिफ्ट मिला, बट पेई नॉन रेजिडेंट है, और अगर उसको ये गिफ्ट मिला है ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019, तो इनकम तो क्या हुई है, इनकम अराइजेज आउटसाइड इंडिया, मतलब ये गिफ्ट तो इसको नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया मिला, ये गिफ्ट इसको आउटसाइड इंडिया किया गया, गिफ्ट इसको नॉन रेजिडेंट को आउटसाइड इंडिया किया गया। और वो गिफ्ट के एक्सेप्शन में कवर नहीं होता है। गिफ्ट के एक्सेप्शन क्या थे? रिलेटिव को दे देते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाता है, मैरिज के ओकेजन पे मिलता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। वो एक्सेप्शंस में कवर नहीं हो रहा है, इट मींस वो टैक्सेबल गिफ्ट है। कुछ सिचुएशन में गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो एग्जम्पशन स्टिल कायम रहेंगे। आप रेजिडेंट हो, आपने उस नॉन रेजिडेंट फ्रेंड को उसकी मैरिज पर गिफ्ट दिया है, तो वो तो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। उसको अपनी मैरिज पे मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा, तो वो एक्सेप्शन तो बरकरार रहेंगे। एक्सेप्शन के अलावा जो भी सिचुएशन है, उस केस में ये गिफ्ट इस नॉन रेजिडेंट पेई को टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो गिफ्ट उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को मिला है, उनके लिए ये इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। मतलब एक नॉन रेजिडेंट
इंडिया से बाहर बैठा है, उसको इंडिया के किसी पर्सन से गिफ्ट मिल रहा है, तो इस गिफ्ट पर वो इंडिया में टैक्स देने के लिए लायबल है। ठीक है, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन बैंक में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे। क्वेश्चन फटाफट करते हैं। रीजन, इसमें ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है, नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करनी है, बस आपको गो थ्रू कराना है कि हाँ इस तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर पी ए फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है और इंडियन सिटीजन भी नहीं है। ठीक है, तो कौन से कॉलम में डालोगे इसको? फर्स्ट कॉलम में, जो मेन बुक में पढ़े 3 कॉलम पढ़े थे, तो फर्स्ट कॉलम में डालोगे इसको। आगे कह रहे हैं कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अप्रैल 15 2018 में इंडिया में पहली बार आया। इंडिया में फर्स्ट टाइम ही वो अप्रैल 15 2018 को आया। ठीक है, तो अब आपको डिटेल दी जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। 22-23 तो आपका करंट ईयर है, करंट प्रीवियस ईयर। तो उसके इंडियन स्टे के दिन दे रखे हैं, मतलब प्रेजेंस इन इंडिया उसकी इन ईयर्स में कितनी कितनी रही, वो रिस्पेक्टिवली आपको बता दी गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि असेसमेंट ईयर 23-24 का इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने अपना कॉलम डिसाइड कर लिया कि इस पर्सन पर कॉलम नंबर 1 लग रहा है। अब कॉलम नंबर 1 बेसिक कंडीशन चेक करो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या था। तो पहले मैं इसकी इंफॉर्मेशन अरेंज करके लिख देता हूं। पहले मैं लिखता हूं करंट ईयर, पहले मैं लिखता हूं इसका करंट ईयर। करंट ईयर क्या, अभी करंट प्रीवियस ईयर 22-23। करंट ईयर में 22-23 में इसकी इंडिया में प्रेजेंस कितनी है? 75 डेज। तो करंट ईयर में इसकी प्रेजेंस के दिन मैंने लिख दिए 75। ठीक है, अब इसके बाद पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स की कितनी डिटेल दे रखी है? पास्ट ईयर्स की डिटेल 18-19 से दे रखी है। तो 2018, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22 इन ईयर्स की डिटेल दे रखी है। कितनी है? 130, 80, 18, 199, तो 130, फिर 80, फिर 18, फिर 199। तो कुल मिलाकर इन ईयर्स में उसकी प्रेजेंस इन इंडिया के डेज आपको दे दिए। तो अब चेक करो, इस पे कॉलम नंबर 1 लग रहा है। पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? 182 डेज की प्रेजेंस करंट ईयर में नहीं है। तो दूसरी वाली बेसिक कंडीशन चेक करो। करंट ईयर में ये कम से कम 60 दिन प्रेजेंट है क्या इंडिया में? हाँ। और पास्ट 4 ईयर्स में, पास्ट 4 ईयर्स की टोटल करो, कितने दिन की प्रेजेंस है? 427 की। तो क्या ये 365 दिन पास्ट 4 ईयर्स में एटलीस्ट इंडिया में प्रेजेंट है? तो ये सेकंड वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये क्या हो गया? तो फाइनल जवाब ये रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट है। अब जब पता पड़ता है कि रेजिडेंट है तो फिर सेकंड स्टेज का भी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ है तो
तो इसका सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन करना है, ये डिसाइड करना है कि ये OR है या NOR है। तो उसके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करें कि नहीं करें, करनी पड़ेंगी एडिशनल कंडीशंस चेक। अब एडिशनल कंडीशंस क्या थी? एडिशनल कंडीशन पहली वाली थी 2/10 इन ईयर्स में वो क्या हो, रेजिडेंट हो, और 730/7 ईयर्स पास्ट ईयर्स में वो प्रेजेंस हो उसकी इंडिया में। तो चेक करते हैं पहली वाली एडिशनल कंडीशन। तो अब कैसे चेक करें रेजिडेंट होना? पास्ट ईयर में चेक करना है रेजिडेंट होना। तो अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ध्यान रखना, अभी जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इस ईयर पर खड़े होकर चेक करो, मतलब 21-22 को करंट ईयर मानते हुए चेक करो कि इस ईयर में वो रेजिडेंट है या नहीं। इस ईयर में तो है, क्योंकि 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस हो गई, तो इस पर्टिकुलर ईयर में तो रेजिडेंट है, तो मैंने R लिख दिया, रेजिडेंट है। अब अगले साल को फिर 20-21 आया, 20-21 को करंट ईयर मानते हुए चेक करो कि इस साल रेजिडेंट था कि नहीं, इस साल वो रेजिडेंट है कि नहीं है। नहीं है तो इस साल नहीं है। अगले साल भी कैसे चेक करना है? 182 डेज तो नहीं है, लेकिन करंट ईयर में 60 है। सेकंड वाली बेसिक कंडीशन, इस ईयर को मानो आप करंट ईयर, इस ईयर पे खड़े रहते हुए इस ईयर को मानो करंट ईयर। इस ईयर में 60 दिन है, हाँ, और इससे पास्ट 4 ईयर्स में फिर देखो 365। नहीं समझे मेरी बात? उस पर्टिकुलर ईयर पर खड़े होकर उसको करंट ईयर मानते हुए चेक करो कि वो रेजिडेंट होने की, रेजिडेंट किससे बनता है? बेसिक कंडीशन से। कॉलम 1 लग रहा है तो वो चेक करो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली सेटिस्फाई हो रही है, रेजिडेंट बन रहा है कि नहीं। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेजिडेंट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस ईयर में 60 हो रहा है, लेकिन पास्ट 4 ईयर्स यहां से शुरू होंगे पास्ट 4 ईयर्स, इसमें 365 नहीं हो रहा है। और इन ईयर से तो ये पहली बार इंडिया में आना शुरू हुआ था, इसका मतलब इससे पहले उसकी इंडिया में प्रेजेंस है ही नहीं। क्या बोला था क्वेश्चन में? वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आना ही शुरू हुआ है इन ईयर्स से, तो इसका मतलब इससे पहले तो इंडिया में उसकी प्रेजेंस के दिन है ही नहीं। तो बताइए, मतलब पास्ट 4 ईयर्स में, वैसे 10 ईयर्स देखने थे, पास्ट 4 ईयर्स में वो सिर्फ एक ही साल रेजिडेंट हो पाया। इसका मतलब वो 2/10 वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाया। अब दूसरी वाली एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। 730/7 पास्ट 7 ईयर्स, देखो इससे पुराने ईयर्स तो वो इंडिया में था ही नहीं, तो 4 सालों का ही देख लो। 4 सालों में कितनी प्रेजेंस इसकी 7 ईयर्स में 730 की होनी चाहिए, अभी कितनी है? 427 दिन नहीं है, 730 दिन तो नहीं है। ठीक है, 7 साल का देखना है, 4 साल का क्यों देख रहे हैं? 7 साल का देखना है, 4 साल का क्यों देख रहे हैं? 4 साल का अवेलेबल है, और उससे पुराने 3 साल और लेने हैं कायदे से, बट पता है उस साल तो वो इंडिया में था ही नहीं। ठीक है, तो पास्ट 7 ईयर्स का भी आपके पास क्या डेटा अवेलेबल है प्रेजेंस इन इंडिया का? उसका 427 दिन ही है वो इंडिया में पास्ट 7 ईयर्स में भी। तो 730/7 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो एडिशनल कंडीशन न तो 2/10 वाली सेटिस्फाई करा पा रहा है, न ही 730/7 वाली सेटिस्फाई करवा पा रहा है, बट वो है तो रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं तब जाके वो OR बनता है। अब यहां तो वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? NOR।
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आ गई बात? कोई डाउट? तो फाइनल आंसर ये NOR है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टर पी फॉरेन सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। कॉलम क्या लगेगा? फर्स्ट लगेगा। कॉलम फर्स्ट लगेगा। अब क्या बोल रहे हैं? लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार इंडिया छोड़ा है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला है? वो पहली बार इंडिया आ रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं? वो पहली बार इंडिया से जा रहा है। लिव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में उसने पहली बार इंडिया छोड़ा। 17 नवंबर 2020 को उसने पहली बार इंडिया छोड़ा, पिछले 15 सालों में। ठीक है, तो पिछले 15 सालों में उसने पहली बार 17 नवंबर 2020 को इंडिया छोड़ा। इसका मतलब इससे पहले तो इंडिया में ही था। इससे पहले वो इंडिया में ही था, इस बात को पकड़ के रखना। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, एक झमेला और। अब प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कही जा रही है, कैलेंडर ईयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है। ये एक और झमेला है। कह रहे कैलेंडर ईयर 2021 में वो अक्टूबर 1 को इंडिया में आया था, 35 दिन के लिए ही आया था। अब बात कैलेंडर ईयर के कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे को तो प्रीवियस ईयर में उसकी प्रेजेंस देखनी है। वो अक्टूबर 1 को आया था, तो कैलेंडर ईयर अक्टूबर 1 2021, तो मेरे को प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, नोट डाउन करनी है। तो मैं इसको क्या लिखूं? प्रीवियस ईयर 21-22। बोलो क्या लिखूं इस ईयर को? मैं 35 दिन लिखने उसके प्रेजेंस के। ईयर क्या लिखूं सामने? कैलेंडर ईयर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। क्या लिखूं मैं? अक्टूबर 21 आपके किस प्रीवियस ईयर में फॉल करता है? 21-22। ठीक है, तो लिखता हूं इंफॉर्मेशन। 21-22 में वो 35 दिन इंडिया में प्रेजेंट था। फिर कैलेंडर ईयर 22 में ही डज नॉट विजिट एट ऑल, वो आया ही नहीं इंडिया में, लेकिन बट ही कम्स टू इंडिया ऑन जनवरी 20, 2023। वो जनवरी 20, 2023 को इंडिया में आया, प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में। ये कौन सा प्रीवियस ईयर हुआ? 22-23। बोलो प्रीवियस ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर 22-23 तो मेरा करंट प्रीवियस ईयर है, मतलब करंट ईयर में ये करंट प्रीवियस ईयर में जनवरी 20, 2023 को इंडिया आया। तो ये तो पास्ट ईयर की डिटेल दी, मेरे को पहले करंट ईयर की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, बाद में पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, पास्ट ईयर्स, करंट ईयर 22-23, वो कब इंडिया आया करंट ईयर में? 20 जनवरी 2023 को आया। तो जनवरी के कितने दिन इंडिया में रहा? 20 जनवरी को आ चुका है इंडिया में, तो 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक कितने दिन बने? दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं होती है, जनवरी में होते 31 दिन। कब आया? 20 तारीख को। 20 तारीख को आया, तो 31 में से 19 हटा दीजिए, 31 में से 19 हटाइए, 20 तारीख को आ चुका है वो। ठीक है, तो कितने दिन हुए? 12। जनवरी के 12, फरवरी के कितने? 28। और ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 डेज की होती है, उसका भी ध्यान रखना है। फिर मार्च के 31 दिन रहा, तो करंट ईयर में वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट रहा?
71 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट रहा। फिर इतनी इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अपना डेटा इंफॉर्मेशन अरेंज करके लिख नहीं पा रहा हूं। क्या कोई दिक्कत है लिखने में कि कैसे लिखूं इंफॉर्मेशन को? उसने पहली बार इंडिया कब छोड़ा था? उसने पहली बार इंडिया छोड़ा था नवंबर 17, 2020 को, मतलब इससे पहले। ये ईयर कौन सा था? 2021। ईयर कौन सा है ये? 2021। 2021 में उसने पहली बार इंडिया छोड़ा। तो 2021 में वो कितने दिन इंडिया में प्रेजेंट था? उसने 2021 में इंडिया छोड़ा, 17 नवंबर को छोड़ा। 2021 में छोड़ा, 17 नवंबर को छोड़ा। तो क्या अप्रैल में वो इंडिया में ही था? मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, और नवंबर में कितने दिन था? नवंबर में 20 तारीख को छोड़ा। कब? 17 तारीख को छोड़ा। 17 तारीख तक, 17 नवंबर उसका इंडियन स्टे का दिन मानूं कि नहीं? हाँ, माना जाएगा। तो 17 दिन ये। तो 2021 में उसके इंडिया में प्रेजेंस, मतलब इंडियन स्टे के दिन कितने थे? 231। तो 17 नवंबर को उसने इंडिया छोड़ा था, इससे पहले तो वो इंडिया में ही था। इसका मतलब इससे पुराने ईयर्स 19, 20, 18, 19, 17, 18, ठीक है। तो 19, 20, क्या 19, 20 में भी फरवरी लीप ईयर था क्या? 2020 लीप ईयर कैसे चेक करते हो? डिविजिबल बाय 4। 2020 अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो लीप ईयर हुआ। तो मैं यहां 365 दिन लिखूं या 366 डेज? 366 डेज। 366 डेज। और इसमें 365 दिन, 365 दिन, ठीक है। तो आगे ईयर्स का भी डेटा आप भले लिख लो। अब चेक करो, कॉलम फर्स्ट लग रहा है, पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, 182 डेज की प्रोसेस। लेकिन दूसरी वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या? करंट ईयर में 60 हो गया क्या? और एक बार से पास्ट 4 इयर्स का डेटा लो। पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन हो गया क्या? कितने दिन हो रहे हैं इसके? सिर्फ पास्ट 4 इयर्स का यहां तक का लेना है बस, 4 साल का। कितना हुआ? 997। तो 365 दिन हो गया क्या? कम से कम हो गया। करंट ईयर में 60 और पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन। तो यस, ये रेजिडेंट तो हो गया। हो गया। अब चेक करें कि ये ओआर हुआ कि नहीं। ओआर होना कैसे चेक करते हैं? उन रेस्पेक्टिव ईयर्स पे खड़े होकर उन ईयर्स को करंट ईयर मानते हुए चेक करो कि उन ईयर्स में वो रेजिडेंट था कि नहीं। तो इस साल नहीं लग रहा है, इस साल वो रेजिडेंट है कि नहीं बोलो? 182 डेज हो गया, इस ईयर में भी हो गया, इस ईयर में भी हो गया, इस ईयर में भी हो गया, और उससे पहले वो था ही इंडिया में। तो इसका मतलब ये 2/10 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा रहा है। 2/10 वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। 730/7 वाली करवा रहा है कि नहीं? हाँ, वो भी पूरी होती दिख रही है। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। 2/10, 730/7, दोनों, ये दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। तो ये क्या हो गया?
OR. क्लियर? कोई डाउट? चलिए, अब तो ये OR हो गया, ये OR हो गया, फाइनल आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर पी फॉरेन सिटीजन है और वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन नहीं है। ये बोलते ही कॉलम डिसाइड हो गया क्या? कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट है। तो ये फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, मतलब करंट प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, ये इंडिया में सिर्फ 63 दिन के लिए आया। 22-23 में ये सिर्फ 63 दिन के लिए आया। और पिछले काफी सारे ईयर्स की आपको डिटेल दे दी गई, फाइनेंशियल ईयर 8-9 से लेकर 21-22 तक की उसकी इंडिया में प्रेजेंस के दिन आपको बता दिए गए। ठीक है, तो ये सारे क्या है? पास्ट ईयर्स है। इन पास्ट ईयर्स की इसके इंडियन स्टे के दिन, इंडिया में प्रेजेंस के दिन आपको दे दिए गए, और आपको बोला जा रहा है कि आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, अब कॉलम 1 के हिसाब से सोचो, करंट ईयर में इसकी प्रेजेंस इंडिया में 182 डेज की नहीं है। पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। सेकंड वाली बेसिक कंडीशन, करंट ईयर में 60 है कि नहीं है? 63 दिन है। ठीक है, तो इसके करंट ईयर मतलब 22-23 में इसके 63 डेज हैं। तो पास्ट ईयर्स की डिटेल, इसकी पास्ट ईयर्स की डिटेल, पास्ट ईयर की डिटेल सही दे रखी है। ठीक है, तो यहीं से ही ले लेता हूं। पास्ट 4 ईयर्स में, पास्ट 4 ईयर्स मेरे कौन से हुए? ये 4 साल हुए। इन 4 साल का एग्रीगेट 3 कितना हो रहा है? 365 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? कितना हो रहा है? 368 हो रहा है। हाँ, तो करंट ईयर में 60 हो रहा है और पास्ट 4 ईयर्स में 365 से ज्यादा हो रहा है। तो ये रेजिडेंट हो गया क्या? ये रेजिडेंट तो हो गया। अब रेजिडेंट होने के बाद पता पड़ता है, तो सेकंड स्टेज का क्लासिफिकेशन करें, ये OR है या NOR है, और वो चेक होता है एडिशनल कंडीशंस से। एडिशनल कंडीशंस बोलती हैं कि 2/10 या 730/7, वो चेक करें। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को यहां दोबारा इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इन पर्टिकुलर ईयर्स पे खड़े होकर रेस्पेक्टिव ईयर को करंट ईयर मानते हुए चेक किया जाए कि उस पर्टिकुलर ईयर में वो रेजिडेंट था कि नहीं। तो चेक करते हैं। 2/10 वाला पहले एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। तो इस साल है क्या? बताइए, इस साल ये रेजिडेंट है कि नहीं? 182 डेज सेटिस्फाई करवा पा रहा है या नहीं? नहीं। तो वो सेकंड वाली भी चेक करें क्या हम? हाँ, इस साल 60 है, इसके पास्ट 4 ईयर्स में 365 दिन बना क्या? बना कि नहीं? नहीं बना। तो करंट ईयर में 60 हो गया और उसके रिस्पेक्टिव पिछले 4 साल में नहीं हुआ, तो मतलब ये सेकंड वाली बेसिक कंडीशन भी उस पर्टिकुलर ईयर में सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहा है, तो रेजिडेंट नहीं हो पाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब ये साल निपट गया। अब 20-21 को करंट ईयर मानते हुए, 20-21 को करंट ईयर मानते हुए इस ईयर पर खड़े रहें और चेक करें कि इस साल ये रेजिडेंट था या नहीं था। तो इस साल
60 है, 182 डेज तो नहीं है, 60 है कि नहीं है। तो अब इसके रेस्पेक्टिव 4 इयर्स में चेक करो, पास्ट, इससे पुराने 4, उसमें 365 दिन बना क्या? नहीं। तो ये इस पर्टिकुलर ईयर 2021 में भी क्या हो गया? एनआर हो गया। इस तरीके से चेक करना है। इस तरीके से सारे ईयर्स की जब आप लिस्ट बना लोगे, तो अभी मैं सीधे बात करता हूं कि 17-18 में ये उस ईयर को करंट ईयर मानो, 80 दिन था, मतलब कम से कम 60 दिन था। अब इसको करंट ईयर मानते हुए इससे पास्ट 4 इयर्स में देखो, इन इयर्स की टोटल करो, इंडियन स्टे के दिन 369 हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर ईयर कौन सा? 17-18 में, 17-18 में 60 हो गया कम से कम, और पास्ट 4 इयर्स में 365 दिन हो गया, तो ये रेजिडेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना होता है। एक पूरी लिस्ट बना दो। हाँ हाँ, इस लास्ट कॉलम को आप इग्नोर करो। ये क्या है, हम बार बार हर साल चेंज करते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। लास्ट वाले कॉलम पे हो सकता है इस सब चीजों का इफेक्ट नहीं आया हो। लास्ट वाला कॉलम आप हटा ही दो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। हाँ, 16-17 में भी करंट ईयर, इसको करंट ईयर मानते हुए 60 हो जाएगा, ये करंट ईयर 60 हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्टिव 4 ईयर लो, उसमें चेक करो 365 दिन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अब लिस्ट बना ली। पास्ट 10 इयर्स में कम से कम ये 3 साल रेजिडेंट है, तो कम से कम 2 साल रेजिडेंट है। 2/10 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब चेक कर लो, 730/7 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, उसके लिए क्या देखोगे? उसके लिए पास्ट 7 इयर्स देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक के दिन 7 इयर्स ये हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पास्ट 7 इयर्स टोटल करो, कितने दिन हुए? 546 हुए, तो 730/7 नहीं हुए। इसका मतलब ये एक एडिशनल कंडीशन 2/10 सेटिस्फाई करवा रहा है, एक एडिशनल कंडीशन 730/7 सेटिस्फाई नहीं करवा रहा है। कहने का मतलब एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवाता तो ये होता ओआर, अभी एक ही करवा रहा है एडिशनल कंडीशन, एक नहीं करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? एनओआर। तो फाइनल आंसर एनओआर है ये। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर पी फॉरेन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन का नहीं है। कॉलम कौन सा? फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? वो 1996 से हर साल इंडिया में विजिट करता है और अप्रैल के महीने में ही आता है। अप्रैल के महीने में इंडिया में एंट्री लेता है और 100 दिन, हर साल ये इंडिया में 100 दिन के लिए आता है। ऐसा वो 1996 से कर रहा है। पंडित जी ने बोला होगा इंडिया में एग्जैक्ट आप 100 दिन रहो। पंडित जी ने बताया होगा पितृदोष है कुछ, पितरों का दोष है, आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, हर साल 100 दिन के लिए रहना है। ठीक है, अब जैसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास,
तो इसका असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो आपका करंट ईयर 22-23 100 दिन है, और पास्ट ईयर्स में भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, जितने भी साल होंगे हर साल ये 100 दिन होगा। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं सर हम डिटेल कब तक की लिखें, कितने पीछे ईयर्स तक, 10 साल की लिखो, 10 साल की लिखें, या प्रोविजन पढ़ के क्या लगा, 10 साल तक का हमें डेटा चाहिए, प्रोविजन पढ़ के समझ आ गया 10 साल का ही चाहिए। तो अब चेक करें, इसके लिए लग रहा है कॉलम 1, इसकी करंट ईयर में 60 दिन की प्रेजेंस है। बेसिक कंडीशन पहली वाली तो ये सेटिस्फाई करवा ही नहीं पाएगा, 182 डेज वाली। दूसरी वाली सेटिस्फाई करा पाएगा क्या? बिल्कुल। तो दूसरी वाली करा पाएगा। ये इसने करंट ईयर में 60 हो गए इसके, और पास्ट 4 इयर्स में 400 हो गए, और इसकी तो हर साल कहानी यही रहेगी, करंट ईयर में 60, और जब भी ये पास्ट 4 इयर्स में देखेगा 400 दिन ही बनेंगे। तो ये हर बार हर ईयर में सेकंड वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करवा ही रहा होगा। मतलब ये इवन पास्ट इयर्स में भी 2/10 क्या हर 10 साल में रेजिडेंट होगा। समझ आ गई बात? तो मतलब ये 2/10 वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करवा ही रहा है, और पास्ट 7 इयर्स में ये 730/7 वाली करवा पा रहा होगा कि नहीं? पिछले 7 सालों में हर साल 100 दिन, 7 सालों में हर साल 100 दिन, मतलब 7 सालों में 700 दिन, 7 सालों में 700 दिन, तो 730 दिन वाली ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं करवा रहा होगा। इसका मतलब हर बार हर साल इसकी सिचुएशन क्या बन रही होगी, ये रेजिडेंट तो है, और ये 2/10 वाली एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करा रहा होगा ये, लेकिन 730/7 वाली कभी भी नहीं करवा पा रहा होगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर में एक एडिशनल कंडीशन हो रही है, एक नहीं हो रही है, दोनों कराए एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये ओआर बनेगा। एक करवा रहा है एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई, एक नहीं करा पा रहा है, तो हर बार क्या रहेगा, ये एनओआर। तो हर बार ये एनओआर ही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आधा अधूरा करूंगा मैं ये कारण इस क्वेश्चन में एक लफड़ा है। मेरे को एक बात बताओ, कोई पर्सन इंडिया में आता है, इंडिया में आकर वो एक पर्टिकुलर डेट से जॉब करना शुरू करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई पर्सन मान लो अभी करंट ईयर 22-23 में इंडिया में आ गया, इंडिया में वो 1 सितंबर को आ गया, 1 सितंबर को वो इंडिया में आ गया, पहली बार आया है, मतलब उसका जन्म तक इंडिया में नहीं हुआ होगा, वो पहली बार इंडिया में 1 सितंबर को आया। फिर 21 सितंबर से उसने जॉब ज्वाइन कर लिया इंडिया में, सैलरी की डिटेल दे दी है, ठीक है, और फिर 20 सितंबर तक उसके कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, 20 सितंबर तक सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, लेकिन 21 सितंबर से उसके जॉब लगा तो उसको सैलरी की इनकम होने लगी। फिर 10 अक्टूबर से उसने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। तो क्या ईच सोर्स ऑफ इनकम के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा कि सैलरी के लिए उसके नंबर ऑफ प्रेजेंस देखें, बिजनेस इनकम के लिए उसने कब से कमाना शुरू किया उसके हिसाब से देखें, इस तरीके से होगा, या इनकम कुछ भी हो, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, उसके इंडियन स्टे के दिन ही देखें।
वो इंडिया में आ चुका है जब 1 सितंबर को, बस 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक के दिन देखने हैं। वो जॉब कब से ज्वाइन कर रहा है, उसका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, उसको अलग अलग सोर्सेस से इनकम है। तो क्या अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग डिटरमाइन करते हैं क्या? नहीं। तो ये तो इस डेट को इंडिया में एंट्री ले चुका है, तो बस इस केस में क्या करना है, 1 सितंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के इसके प्रेजेंस देखनी है इंडिया में। कितने दिन की प्रेजेंस हुई इसकी, कितने दिन की प्रेजेंस हुई? 212 दिन की, 212 दिन की उसकी इंडिया में प्रेजेंस हुई है। तो इस पे कॉलम कौन सा लगाएंगे? कॉलम 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे या 3 लगाएंगे? 2 नहीं लगेगा, 3 लगेगा क्या? विजिट पे आ रहा है क्या? विजिट पे आ रहा होता तो 3 लगाते, बट 3 भी ऐसे ही नहीं लगा सकते। 3 तो तब लगता है जब वो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। मतलब इस सिचुएशन में कॉलम 2 भी नहीं लगना है और 3 भी नहीं लगना है, तो कॉलम 1 के हिसाब से ही होगा। तो कॉलम 1 के हिसाब से करना है, ठीक है। तो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम से जज नहीं होता है कि सैलरी कब से मिल रही है, बिजनेस कब से स्टार्ट किया, मतलब नहीं है इससे। हम तो उसके प्रेजेंस इन इंडिया के दिन देखकर डिसीजन लेते हैं। तो उसके हिसाब से इसके प्रेजेंस के दिन 212 हुए, 182 डेज वाला भी हो गया, ठीक है। हाँ, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन देखें क्या, करंट ईयर में 60, पास्ट 4 इयर्स में इसकी प्रेजेंस ऑफ इंडिया है क्या इंडिया में? नहीं, ये तो पहली बार इंडिया में आया है। तो मतलब ये सेकंड वाली बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा नहीं पाएगा। पहली वाली बेसिक कंडीशन से ही इसका डिसीजन होगा 182 डेज। तो क्या ये रेजिडेंट हो गया? हो गया। रेजिडेंट होने के बाद सेकंड स्टेज क्लासिफिकेशन, ये OR या NOR बताओ? 2/10 वाली सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। 730/7 वाली भी नहीं होगी। मतलब ये कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? NOR, ठीक है। चलिए, डेज की काउंटिंग को लेकर सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। आसान है चैप्टर, डेज की काउंटिंग करनी है, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 यहां से शुरू होते हैं अपने सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स को लेकर क्वेश्चन। और अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हो, एग्जाम में न जाने कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कम से कम 10-12 बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं। मिस्टर राकेश जिनकी एज 42 इयर्स है और अनीश जिनकी एज 40 इयर्स है, दोनों ब्रदर हैं, एंड अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 22-23 में इनकी इनकम की डिटेल दे दी गई, लेकिन एक बात और बता रहे हैं कि मिस्टर राकेश यूके में सेटल हो गए ईयर 2002 में, यूके में सेटल हो गए ईयर 2002 में। मतलब जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ये यूएसए सेटल हो गए, यूके सेटल हो गए, ठीक है। तो यूके सेटल हो गए मतलब क्या, ये इंफॉर्मेशन आपको क्या बताती है? तब से यूके में सेटल हो गए, तो इंडिया कब आना जाना होगा? अब अगर आपको इनके इंडियन स्टे के दिन बताए ही नहीं जाएं कि ये इंडिया में आते हैं, कितने दिन रहते हैं, इस बात की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो, तो आप मिस्टर राकेश को क्या मानोगे? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो राकेश तो नॉन रेजिडेंट, और अनीश सूरत में सेटल्ड है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे? रेजिडेंट। और कौन सा वाला? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये है OR। तो दो ब्रदर हैं, राकेश नॉन रेजिडेंट है, अनीश
ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इनकी टोटल इनकम आपको कंप्यूट करनी है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अब इनकम खूब सारी दे रखी है, इनकम आपको हेड वाइज लिखनी पड़ेगी। हेड वाइज 5 हेड है, उसमें लिखनी पड़ेगी। तो दोनों मिस्टर राकेश, मिस्टर अनीश, दोनों की इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिला, 50% इंडिया में रिसीव कर लिया गया। अब बताइए, अनीश के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अनीश ओआर है, उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। अब उसने 50% इंडिया में रिसीव किया हो या आउटसाइड इंडिया रिसीव किया हो, कोई मतलब नहीं अनीश के लिए। तो अनीश ओआर है, उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो अनीश का क्या पूरा 60,000 इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा? यस। राकेश की ये फॉरेन इनकम है, उसमें से 50% उन्होंने इंडिया में रिसीव किया। टोटल इनकम 75,000 है, 75,000 का 50% उन्होंने इंडिया में रिसीव किया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इंडियन इनकम होती है, और इंडियन इनकम इवन नॉन रेजिडेंट को भी टैक्सेबल होती है। कौन से हेड में ये इनकम रिपोर्ट करें? अदर सोर्सेस हेड में। तो राकेश को तो ये 50% करना पड़ेगा इस इनकम का, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये 50% ही इन्होंने इंडिया में रिसीव करने की गलती की है। तो हेड वाइज रिपोर्टिंग करें। अदर सोर्सेस हेड में राकेश का तो 50% इनकम ही आ रही है और अनीश की पूरी आ रही है। फिर दूसरी इनकम, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ब्रिटिश कंपनी के शेयर्स है और लंदन में ये डिविडेंड रिसीव हुआ। अनीश को तो सब टैक्सेबल है, तो अनीश का तो लिख दो अदर सोर्सेस हेड में, डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिला, टैक्सेबल है अनीश को। तो राकेश का क्या? इन्वेस्टमेंट उन्होंने फॉरेन कंपनी में किया और उसका डिविडेंड भी फॉरेन में ही रिसीव किया, तो उनके लिए ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो इनके लिए टैक्सेबल ये नहीं है, और अनीश के लिए तो है। और रिपोर्ट कहाँ की जाए इनकम? अदर सोर्सेस हेड में। फिर प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई, मुंबई में बिजनेस है, मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। बिजनेस मुंबई में, इस बिजनेस से इनकम होगी, वो इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, वो इनकम अर्नड इन इंडिया है, वो इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। इनकम का सोर्स ही इंडिया में है, बिजनेस ही इंडिया में है, समझे? तो ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। तो दोनों के लिए टैक्सेबल रहेगा क्या? कौन से हेड में रिपोर्ट करूं? पीजीबीपी हेड में रिपोर्ट किया जाए, दोनों को टैक्सेबल हो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं और ये प्रॉफिट इनको इंडिया में रिसीव हुआ है। अनीश के लिए दिमाग लगाना नहीं है। अब प्रॉफिट ये कौन से नेचर की इनकम है? ये तो कैपिटल गेन हुआ, ये तो कैपिटल गेन हुआ। अब बता नहीं रहे कि लॉन्ग होल्डिंग पीरियड क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना एज्यूम करता हूं, अपनी अजम्पशन लिख भी दूंगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानता हूं इन द एब्सेंस ऑफ कि हमको होल्डिंग पीरियड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, तो अनीश का तो टैक्सेबल है, कैपिटल गेन एड में डाल देंगे। अब राकेश के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं? इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। अब देखो, रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये इंडियन इनकम है, ठीक है। और इंडियन कंपनी के शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर आप एक ये मान लो ये नॉन रेजिडेंट ही है राकेश, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया से बाहर बैठे बैठे आउटसाइड इंडिया किसी अपने नॉन रेजिडेंट फ्रेंड को सेल कर देता आउटसाइड इंडिया, तो क्या होता? इंडियन एसेट है,
सोर्स इंडिया में है, तो ये इंडियन इनकम है, तो टैक्सेबल होके रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये था, यहां चाहे लिखा होता रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया भी लिखा होता ना, तो भी ये इंडिया में टैक्सेबल होती। तो दोनों के लिए टैक्सेबल है। कैपिटल गेन हेड में लिख दीजिए, कैपिटल गेन हेड में लिख दीजिए दोनों के लिए। फिर इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली, बिजनेस ही दिल्ली में, ये तो इनकम अर्नड इन इंडिया है, दोनों को टैक्सेबल। पीजीबीपी हेड में बता दीजिए। फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। इसने ये टेक्निकल सर्विस इंडिया में दी है, टेक्निकल सर्विस इंडिया में दी है, उसकी फीस फॉरेन में रिसीव की है। इसने जो सर्विस दी है उसका यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है क्या? टेक्निकल सर्विस दी, उसका यूज इंडिया में हुआ, उसने सर्विस इंडिया में दी, तो सर्विस का यूज भी इंडिया में ही हुआ होगा। तो इससे इसको जो फीस मिली ये क्या होगी? इंडियन इनकम, तो इंडिया में टैक्सेबल है। हाँ, अब एक दिक्कत और, इसको पीजीबीपी हेड में रिपोर्ट किया जाए या अदर सोर्सेज हेड में रिपोर्ट किया जाए, ये भी एक झमेला है। यहां पर हेड कौन सा? प्रोफेशनल मान ले इसको, टेक्निकल पर्सन होगा, ठीक है। क्या होता है, इंडिया में टैलेंट को जगह नहीं मिलती, क्यों कहते हैं यहां रिजर्वेशन है, तो टैलेंटेड लोग फॉरेन चले जाते हैं, इंडिया का टैलेंट वेस्ट हो रहा है, फॉरेन में जाके वो काम करते हैं और फॉरेन कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया पीछे रह रहा है। तो मैं मान रहा हूं ये टेक्निकल पर्सन है, इसने टेक्निकल सर्विस दी इंडिया में, तो प्रोफेशन मान रहा हूं इसको, तो ये मैं पीजीपीपी हेड में रिपोर्ट करता हूं। फिर इसको इंटरेस्ट मिला, एसबीआई बेंगलोर में इसने खाता खोल रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेंगलोर में, उस पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिला, ये क्या इसके अदर सोर्सेज सेट में टैक्सेबल होगा? क्या दोनों का टैक्सेबल होगा? इनकम का सोर्स इंडिया में, तो एक नॉन रेजिडेंट को भी इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा, तो इसको अदर सोर्सेज सेट में लिख दीजिए, दोनों के लिए टैक्सेबल। फिर अब इससे रिलेटेड कोई डिडक्शन याद आता है क्या? सेविंग इंटरेस्ट मिलता है तो कोई डिडक्शन मिलता है क्या? इनकी एज देख के बताओ, ये एटीटीटीए का डिडक्शन ले सकते हैं या एटीटीटीबी का? एटीटीटीए का, एटीटीटीए का ले सकते हैं, सेविंग इंटरेस्ट पे ले सकते हैं मैक्सिमम 10,000 तक। अब एक बात बताओ, एटीटीटीए का डिडक्शन नॉन रेजिडेंट को मिलता है कि नहीं? राकेश को मिलेगा या नहीं? एटीटीटीए का डिडक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को मिलता है। एटीटीटीबी वाला होता है वो सीनियर सिटीजन प्लस रेजिडेंट को मिलता है। तो एटीटीटीए का नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है, बिल्कुल, तो राकेश को दे देना ये एटीटीटीबी का डिडक्शन कब? जीटीआई के बाद। एटीटीटीए का डिडक्शन मैक्सिमम 10,000 तक मिलता है, वो दे देना। आपको टोटल इनकम निकालने को बोला था, तो चैप्टर 6 से के डिडक्शंस तो लेस करने ही पड़ेंगे। फिर एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम ए लैंड सिचुएटेड इन राजस्थान, एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जाम्प्ट होती है, और ये एग्जाम्पशन एसएससी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो मिलता है, तो दोनों के लिए ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। रिपोर्ट कहां करें इसको? नीचे रिपोर्ट कर देंगे हम कमेंट्री में, ठीक है। फिर इसको रेंट मिला, हाउस प्रॉपर्टी बेंगलोर में, इनकम का सोर्स इंडिया में,
हाउस प्रॉपर्टी बेंगलोर में, तो रेंट कहाँ टैक्सेबल होगा? इंडिया में टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम है ये, इंडियन इनकम है। रेंट रिसीव्ड लिखा है, इम्प्लाइड है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना इम्प्लाइड है। अगर लिखा होता कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और ब्रैकेट में लिखा होता कंप्यूटेड, तो इसका मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो चुका है, दोबारा लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां लैंग्वेज दी गई ये तो रेंट रिसीव्ड है, तो इसका मतलब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होना बाकी है, वो लेस कर देना। ठीक है, फिर इनकम सारी आ गई, इनकम सारी आ गई, इसकी जीटीआई आ गई, हेडवाइज रिपोर्ट करते रहे इनकम। अब इसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अनीश ने पे किया है, बताइए उसे एटीसी का डिडक्शन मिल जाएगा क्या? सब्जेक्ट टू कि ये 20% 10% लिमिट के अंदर है, वो अजम्पशन हम लिख देंगे। हाँ, तो 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, मिल जाएगा, अनीश को मिल जाएगा। मुद्दा है राकेश नॉन रेजिडेंट है, उसको एटीसी का डिडक्शन मिलेगा या नहीं? एटीसी का डिडक्शन एसएससी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, मिलता है, तो नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है। अब इसने ये प्रीमियम किसको पे किया? यूके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को लंदन में पे किया। मैंने लिखवाया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एटीसी में जाके देखो, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मैंने कैपिटल लेटर्स में जानबूझ के लिखा है। लिखा है कि नहीं? कैपिटल लेटर्स में लिखा है, फिर भी आपको याद नहीं रहता। तो बताइए, वहां इसने फॉरेन में पे किया, आउटसाइड इंडिया पे हुआ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तब भी डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। एटीसी का डिडक्शन राकेश को दे देना, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है एटीसी का। नीचे कमेंट्री करना जरूरी है, नहीं तो चेक करने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा और आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। सॉल्यूशन करने के बाद ये डेकोरेटिव वर्क करना बहुत जरूरी है, चेक करने वाले का ईगो सेटिस्फाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें काफी सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, डिटेल ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर अरविंद फाइनेंशियल ईयर 22-23। आपको इतने सारे पॉइंट देने के बाद बोला जा रहा है कि इसकी टोटल इनकम निकालो, असेसमेंट ईयर 23-24 की। ये एज्यूम करते हुए कि ये अगर ओआर है तो क्या होगा, अगर ये एनओआर है तो क्या होगा, अगर ये एनआर है तो क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने भरकस कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स में डाल सकता हूं डाल दूं। पॉइंट नंबर ए, ही वर्क्स इन इंडियन कंपनी, वो इंडियन कंपनी में काम करता है, सैलरी रिसीव करता है इंडिया में, 3,60,000 है सैलरी, बट आगे वर्ड दे दिया कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो चुका है। हाँ, तो बताइए सैलरी, ये जॉब करता है इंडियन कंपनी में और सैलरी इसको इंडिया में मिल रही है, बोलो रेजिडेंशियल स्टेटस कोई भी हो, ओआर हो, एनओआर हो चाहे एनआर हो, सबको टैक्सेबल होगा क्या? जॉब की सर्विस कहां दी गई लग रही है? इंडिया में, तो सबके लिए ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, अगर ये ओआर हो तब भी, एनओआर हो तब भी, एनआर हो तब भी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर बी, ही हैज ए हाउस इन दिल्ली, दिल्ली में मकान है जिससे इनको इनकम हो रही है 2,70,000, कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो चुका है, बट
ये इन्होंने रेंट रिसीव किया जापान में। इनकम का सोर्स इंडिया में, प्रॉपर्टी दिल्ली में, ठीक है, उस पे इनकम हुई है। तो ये इंडियन इनकम हुई, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। तो ये इनके हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपोर्ट की जाए, टैक्सेबल होगी सबको, चाहे एसएससी ओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। फिर ही हैज रिसीव्ड डिविडेंड, 90,000 का डिविडेंड मिला है, किससे? टीसीएस लिमिटेड से, जो कि एक इंडियन कंपनी है। और एक डिविडेंड और मिला है 63,000, बट ये रुपी में, ये डॉलर में मिला था, इसको रुपी में कन्वर्ट किया है। ये फॉरेन कंपनी से मिला है, आउटसाइड इंडिया मिला है। मतलब दो टाइप के डिविडेंड मिले, एक तो इंडियन कंपनी से है और एक फॉरेन कंपनी से है। बताइए, जो अगर एसएससी ओआर है तो दोनों ही टैक्सेबल है, ओआर को तो दोनों ही टैक्सेबल है, इंडियन कंपनी से मिले चाहे फॉरेन कंपनी से मिले, उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। एनआर को, एनआर का बताना पहले, एनओआर का नहीं, एनआर का बताओ। इंडिया की टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, और फॉरेन वाली रिसीव आउटसाइड इंडिया की है तो नॉट टैक्सेबल। अगर इंडिया में रिसीव कर लेता तो ये इंडियन इनकम हो जाती, फिर ये बहाना ही खत्म हो जाता, फिर तो ये इंडियन इनकम ही हो जाती और टैक्सेबल टू ऑल हो जाती। लेकिन अभी क्या हुआ, ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड आउटसाइड इंडिया मिला, ये फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, ओआर को तो टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ एनओआर को क्या? ये फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल तभी होगी जब उसका इंडिया से कुछ कनेक्शन हो। इंडिया से कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो मतलब फॉरेन वाला डिविडेंड सिर्फ ओआर को टैक्सेबल होगा, एनओआर और एनआर को नहीं होगा। ठीक है, तो इंडियन कंपनी वाला तो सबको, और फॉरेन कंपनी वाला सिर्फ ओआर को टैक्सेबल होगा, बाकी किसी को नहीं। फिर ही ट्रांसफर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेचा, और इस पर इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। बताइए टैक्सेबल है कि नहीं? टैक्सेबल है। तो इसने एक नॉन रेजिडेंट को इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच दिए, आउटसाइड इंडिया बेच दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, टैक्सेबल है। इंडियन एसेट है ये, इंडियन कंपनी के शेयर्स इंडियन एसेट है, सोर्स इंडिया में है इनकम का, तो ये इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। ठीक है, कैपिटल गेन हेड का कोई एग्जम्पशन ध्यान आ रहा है क्या? सेक्शन 47 में ऐसी कुछ बात थी क्या कि एक नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को कुछ ट्रांसफर कर देता है तो कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता है। क्या ट्रांसफर करता है? कैपिटल गेन हेड का एक ट्रांसफर एक्सक्लूड का पॉइंट याद आया कि नहीं? नॉन रेजिडेंट एक नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करता है, ये रहा पॉइंट नंबर 8 और 9। एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करता है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इंडिया के, या एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया हो तो इस ट्रांसफर को ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन इस चीज का फायदा कब रहेगा? अगर वो ट्रांसफर्ड एसेट हो, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहां इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो ये कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल रहेगा। फिर पॉइंट नंबर ई, ही हैज ऑल्सो अर्नड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 72,000 हुआ ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और एसटीटी लगाए, परचेज करते वक्त भी लगाए, सेल करते वक्त भी एसटीटी तो लगाए। ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ, सेल का भी। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला होगा? सेक्शन 112A वाला होगा क्या?
112 ए वाला होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर ये तो 72,000 ही हुआ LTCG, 1 लाख के अंदर है, 1 लाख के अंदर है तो उस पर 0% टैक्स लगता है, 1 लाख के एक्सीडिंग होता है ये वाला LTCG तो उस पर 10% टैक्स लगता है। अरे वो तो टैक्स लगने की बात है, वो तो टैक्स लगने की बात है। ये इनकम GTI में रिपोर्ट की जाएगी या नहीं वो अलग मुद्दा है। टैक्स 0% लगता है या 10% लगता है वो अलग मुद्दा है। क्या इनकम 1 लाख के अंदर है LTCG, ये तो मैं इसको क्या GTI में ही नहीं लिखूं? लिखना तो पड़ेगा, तो इसको GTI में तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए तीनों SSC को टैक्सेबल होगा अगर मतलब ये OR हो या NOR हो चाहे NR हो, बताइए। ट्रेडिंग कहां पे हुई? इंडिया में हुई, तो इंडियन कंपनी के ही होंगे ये शेयर्स। STT लगा तो किस कौन से शेयर्स पे लगा होगा? इंडियन कंपनी के, तो इंडियन कंपनी के शेयर्स पर इसको LTCG हुआ है। इंडियन इनकम हुआ कि नहीं? इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, तो सबको टैक्सेबल इंडियन इनकम है ये LTCG। फिर he has rendered technical service to a company outside India उसने एक फॉरेन कंपनी को अपनी टेक्निकल सर्विस दी, which has used these services for its business outside India। इसने जो सर्विस दी उसका यूज आउटसाइड इंडिया हुआ, तो इससे इसको इनकम मिली है 1,80,000। किसको टैक्सेबल? OR को तो होगी टैक्सेबल, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। NOR या NR को होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, कनेक्शन नहीं है। NOR के लिए इंडियन कनेक्शन देखा जाता है, ये फॉरेन इनकम है। चलिए, तो सिर्फ OR को टैक्सेबल, सिर्फ OR को टैक्सेबल। फिर रॉयल्टी की इनकम मिली 4.5 लाख, रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, रॉयल्टी मिली है विच इज यूटिलाइज्ड बाय ए फॉरेन कंपनी। वो टेक्निकल नो हाउ जो इसने दिया, यूज तो एक फॉरेन कंपनी में ने किया, बट वो यूज इंडिया में हुआ है। इसने जो सर्विस दी, इसने जो टेक्निकल नो हाउ दिया है, वो फॉरेन कंपनी ने यूज तो किया है बट वो यूज इंडिया में हुआ है। इसने जो भी दिया उसका यूज अगर इंडिया में होगा तो इसे इंडियन इनकम माना जाएगा, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल। तो सबके लिए, चाहे SSC OR हो, चाहे NOR हो, चाहे NR हो, सबके लिए टैक्सेबल। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट मिला है, मतलब इंडियन एसेट पर इंटरेस्ट मिला है, तो इंडियन इनकम हुआ। इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, तो ये भी टैक्सेबल। फिर पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के कोई प्रॉफिट थे, उस पर टैक्स लगना रह गया था, लेकिन ये इनकम 19-20 की है, उस पर टैक्स लगना रह गया था। तो लगना रह गया था तो उसको उसी ईयर में टैक्स लगेगा इस इनकम पर। आपसे इनकम पूछी जा रही है, टोटल इनकम आप निकालो असेसमेंट ईयर 23-24 की, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 की, तो ये अभी तो टैक्सेबल इस ईयर में तो नहीं होगा, तो किस ईयर में होगा? 19-20 की इनकम है, 19-20 में होगी, वो प्रीवियस ईयर 22-23 में क्यों टैक्सेबल होगी? वो तो 19-20 की इनकम है, 19-20 में ही टैक्सेबल होगी। फिर he earns and receives rental income 9 lakh outside India. Out of this 7,20,000 remitted to India. ये रेंटल इनकम है, आउटसाइड इंडिया की है, तो OR को तो टैक्सेबल होगी,
और NOR और NR को नहीं होगी, ठीक है। बाद में से इसमें से 7,20,000 इंडिया में भेजा गया, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, ये इनकम नहीं है, ये रेमिटेंस है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और बाकी का पैसा इसने अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए अब्रॉड में खर्च कर लिया। ATC का डिडक्शन, एजुकेशन इन इंडिया होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए तो मिलता है। एजुकेशन अगर चिल्ड्रन को अब्रॉड में करवाई है तो ATC का डिडक्शन क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर के, ही गॉट मैरिड इन द करंट ईयर, इस साल उसकी शादी हो गई, शादी, और उसको 81,000 कैश गिफ्ट मिला अपने फ्रेंड्स से, क्या होगा? ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला है, टैक्सेबल नहीं होगा। फिर ही ऑल्सो गॉट ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, अब बर्थडे पर मिला जून में, किससे मिला? फ्रॉम वाइफ्स फादर, वाइफ्स फादर रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल नहीं होगा। अमाउंट कितना भी हो, 50,000 के अंदर हो चाहे 50,000 से ज्यादा हो, रिलेटिव से मिलेगा, टैक्सेबल नहीं। फिर he also received gift 63,000 from his friends on birthday, बताइए, अपने फ्रेंड से मिला बर्थडे पर 63,000 का गिफ्ट, 50,000 लेस करके बाकी का टैक्सेबल करूं या पूरा 63,000 टैक्सेबल करूं? पूरा 63 टैक्सेबल होगा। 50,000 कंडीशनल एग्जाम्पशन है, वो कोई स्लैब वाइज एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। अब एक मुद्दा और, अगर ये नॉन रेजिडेंट है, ये गिफ्ट इसको किससे मिला? इसके फ्रेंड्स नॉन रेजिडेंट थे या रेजिडेंट थे, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ये गिफ्ट इंडिया में रिसीव्ड मान लूं, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये गिफ्ट सबके लिए टैक्सेबल, चाहे SSC OR हो, चाहे NOR हो, चाहे NR हो। फिर ही ऑल्सो अर्नड एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जम्पशन, ये एग्जम्पशन इवन एक नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है, तो ये तो एग्जम्प्ट। फिर ही इज डूइंग बिजनेस इन श्रीलंका, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल दिल्ली से होता है, तो OR के लिए तो टैक्सेबल ही है। NOR के लिए इंडियन कनेक्शन हो गया, फॉरेन इनकम है, बिजनेस फॉरेन में, फॉरेन इनकम है, बट उसका इंडिया से कनेक्शन है, तो NOR के लिए तो टैक्सेबल हो जाएगा, NR के लिए नॉट टैक्सेबल। NR के लिए नॉट टैक्सेबल, भले ही बिजनेस का कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है, ठीक है। तो OR और NOR के लिए टैक्सेबल और NR के लिए नहीं। फिर लास्ट, ही इज डूइंग बिजनेस इन जापान, इनकम हो रही है 42,300, OR के लिए टैक्सेबल है, NOR के लिए इंडियन कनेक्शन प्रूव नहीं हो रहा है, नॉट टैक्सेबल, NR के लिए भी नॉट टैक्सेबल, ठीक है। टोटल कर लेना, टोटल इनकम आ जाएगी। एक गलती है बताऊं इसमें, सॉल्यूशन में, इनकम की रिपोर्टिंग हेड वाइज करनी है, इनकम की रिपोर्टिंग हेड वाइज होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही।